हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर लिखोगे किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका हो गया। इसका उत्तर आप इसके लिए क्या करिए, एक कॉपी लीजिए और ठीक इसी प्रकार प्रश्न और उत्तर लिख दीजिए और इसे याद भी करिए। आपको पूरा चैप्टर मिलेगा यहाँ पर। पहले तो हिस्ट्री आज हम लोग शुरू किए हैं, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रश्न कहता है मेजनी कौन था? तो उत्तर लिखोगे मेजनी एक साहित्यकार था। वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था, इसलिए वह एक योग सेनापति था। ठीक है, शॉर्टकट में परिभाषित 2-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा तो आप उसी के अनुसार पहले इतना याद रहेगा तब ना उसमें जोड़ सकते हैं परीक्षा में। एक ही बार बड़ा लिखा जाएगा, याद भी नहीं होगा। तो आपके सहूलियत के लिए आपको याद हो जाए इसके लिए 2-2 लाइन का पहले इतना याद कर लो, इसके बाद इसमें जोड़ सकते हो। योग सेनापति था, काफ़ी अच्छा युद्ध करता था, ये सब आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और बड़ा करना आपको क्लास में बताया जाएगा, पहले इसे याद करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? उत्तर लिखोगे जर्मनी की एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहला बाधा, उनके राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। दूसरा, उनमें राष्ट्रवाद भावना की कमी थी, यानी देशभक्ति नहीं थी। ठीक है, चलिए और भी लिखेंगे इसमें, बस इतना याद करिए अभी शॉर्टकट। आगे 2 नंबर के लिए कितना लिखोगे? आगे प्रश्न कहता है मेटरनिख युग क्या है? तो उत्तर लिखोगे मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके शासन काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। इसने इटली के एकीकरण का विरोध किया था। इसने इटली के एकीकरण का विरोध किया था। हो जाएगा याद? चलिए पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न, इसे आप रोक कर वीडियो देख इसे लिखेंगे, पहले सुन लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न को दोबारा से देखेंगे और रोक कर लिख लेंगे। ठीक है, पहले आप इसे एक बार देख लीजिए। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, 1 नंबर में आप लिखोगे यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना। दूसरा, यूरोप में शक्ति संतुलन की व्यवस्था करना। पांचवा हो गया। छठा नंबर प्रश्न कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो उत्तर लिखोगे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक असंतोष, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सरकार से सुधारों की मांगें थी। इन्हीं मांगों से जनता में असंतोष बढ़ा और अंततः 1848 में फ्रांस में क्रांति हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं।
7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? उत्तर लिखोगे, या VVI प्रश्न है। उत्तर लिखोगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया मुख्य बाधक था। इटली में उसने वेनेशिया पर अधिकार रखकर एकीकरण का विरोध किया। 2 जगह है उस पर अधिकार किया था। जबकि जर्मनी में उसने अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर देखो, अंततः 1866 के ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में हार के बाद जर्मनी के एकीकरण से उसे बाहर कर दिया गया। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? उत्तर लिखोगे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था। फिर यहाँ पर इंग्लिश हो गया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई देशों में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे का प्रसार किया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर समान कानून लागू किए। इससे यूरोप के लोग में राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। ठीक है, ये सब काम किए। अगला प्रश्न कहता है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये भी बड़ा पूछता है प्रश्न। उत्तर लिखेंगे गैरीबाल्डी इटली के महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती या लाल कमीज नामक सेना बनाकर सिसिली और नेपल्स को जीत लिया और इन क्षेत्रों को विक्टर इमानुअल द्वितीय को सौंप दिया। इससे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। बहुत बड़ा क्रांति है लेकिन शॉर्टकट में इसको लिखाया है। जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई क्रांति थी। यह क्रांति चार्ल्स एक्स की निरंकुशता मैंने राजा था नीतियों के खिलाफ हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10 को गद्दी छोड़नी पड़ी और लुई फिलिप्स फ्रांस का राजा बना। कौन बना? लुई फिलिप्स। आगे देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न थोड़ा बदल कर दे देता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? यहाँ पर अपनाई छूट गया, अपनाई, या ऐसे लिखेंगे अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, तो इसे अपने से नोट कर लेंगे। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया। ये प्रश्न पूछे या जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का उल्लेख करें। दोनों प्रश्न सेम है, तो आप उत्तर लिखेंगे बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति अपनाकर, और कौन सा नीति अपनाया? रक्त और लौ। यह बड़ा प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अपनाकर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किए। इन युद्धों में विजय के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति, युद्ध नीति और नेतृत्व के कारण 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है,
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। पहला चैप्टर में आपको 11 प्रश्न मिला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। इस तरह यहाँ पर रोक देंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको आगे स्लाइड बढ़ेगा, यहाँ पर इसको रोक कर तब लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो रोक कर और आराम से इसका फेयर कर लीजिए। अभी समय है, धीरे धीरे सभी विषय आपको इस चैनल पर पढ़ा दिया जाएगा। आप क्लास करते हैं मेरे पास तो और बेटर है कि आपको 2 जगह दोनों लाभ मिलेगा। जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह यूट्यूब पर फ्री है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।